बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। कोरोना पर एक हफ्ते तक पार्लियामेंट और सेनेट में धुआंधार इजलास हुए। नॉन परफॉर्मेंस के निश्तर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को और हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को करप्ट साबित करने की सैर हासिल बहस पूरी कौम ने देखी और सुनी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नुक्ते पर एक ना हो पाई। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में, और मुझे ज्वाइन किया है सलीम मांडियावाला ने। आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान हैं। सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। मांडियावाला साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लिमानी सियासत से किस हद तक मुतमईन हैं, क्योंकि बहुत से जो हल्के हैं वो मजमूई तौर पर अब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस पूरे पार्लियामेंट के निज़ाम के ऊपर। देखिए जी, पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है या पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, वो थोड़ा आपकी जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि पार्लियामेंट में सारी पार्टीज एक साथ बैठती हैं, पार्लियामेंट में उनका इंटरेक्शन होता है, और बेसिकली पार्लियामेंट का काम है टू डू लेजिस्लेशन। तो गवर्नमेंट जो है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसका काम है टू वर्क विद द ऑपोजिशन and do the necessary legislation in the interest of the country and in the interest of the people. तो अगर ये काम नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट पे तनकीद होगी और पार्लियामेंट से लोग डिससेटिस्फाइड होंगे और ये बातें जो आप सुन रहे हैं वो होंगी। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हुकूमत और अपोजिशन का जो कौमी इश्यूज हैं, कौमी मामलात पर भी इत्तफाक राय नहीं हो रहा, आज 2 साल हो गए हुकूमत को आए, और तो इस पे कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? क्योंकि अगर इत्तफाक राय की सियासत पर मुकम्मल तौर पर महरूम रहेगी तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा निज़ाम का है, ये तो फिर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा जी। देखिए जी, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, 3 गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट से मैं ये तीसरी गवर्नमेंट है जिससे मैं गुजर रहा हूँ, बीइंग इन गवर्नमेंट आल्सो, बीइंग इन ऑपोजिशन आल्सो, एंड नाउ रनिंग द सेनेट। तो मैं ये फील करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट होती है और जो गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन होता है, वो गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको एग्री कराना पड़ता है, और it is the onus is more on the government, less on the opposition. Okay. बाकी जहां तक इंडिपेंडेंट बिल्स हैं, मेंबर्स के बिल्स हैं, ऑपोजिशन के, अगर ऑपोजिशन का बिल है तो वो गवर्नमेंट के साथ जाके बैठती है, डिबेट करती है, डिस्कस करती है और वो अपना बिल पास कराते हैं। तो ये एक पार्लियामेंट्री निज़ाम है जो एक हमेशा हर पार्लियामेंट में चलता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। तो अब अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव नहीं लेगी और ऑपोजिशन ये इनिशिएटिव नहीं लेगी तो रिजल्ट विल बी जीरो, और पार्लियामेंट से बिल पास होना, और इसीलिए आप देखते हैं कि हर चीज के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि वो ये फील करते हैं कि हम ये बिल पास ही नहीं करा सकते। मगर द पॉइंट इज कि जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, बिल पास करना किसी भी हाउस में इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा जो वफाक का रिलेशनशिप है विद सिंध, एक महाजराई क्यों है, और क्या इसकी जिम्मेदारी, मैं फिर वही कहूँगा, क्या ये सिर्फ वफाक पर ही आयद होती है या सिंध हुकूमत को भी थोड़ा सा अपने अंदर लचक का मुजाहरा करना चाहिए जी? देखिए, फिर वही बात आ जाती है। अब आप आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, इन द एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स या इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। अब वो पॉलिटिक्स जो है, अब ऑब्वियसली बाज ऐसे कोर इश्यूज हैं जिसपे मेरी नजर में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोरोना का इशू है, एक क्राइसिस है दुनिया में और पाकिस्तान में भी एक क्राइसिस है, तो हमें सबको एक मिलके इस पे काम करना चाहिए, बजाय एक दूसरे पे तनकीद करना या इस पे सियासत करना। मैं समझता हूँ इस पे ना सिंध गवर्नमेंट को जरूरत है, ना फेडरल गवर्नमेंट को जरूरत है, बल्कि मैं अब समझता हूं कि अब लास्ट जो मीटिंग हुई है जो सब प्रोविंसेस की और फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें तो मुझे काफी हद तक कंसेंसस नजर आया
और they are following each other what they need to do for the corona virus issue. तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि जो फिर वही बात आ जाती है, जो नेशनल इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट में इश्यूज हैं, उस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और उस पे वफाक को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी और दूसरे प्रोविंसेस को भी मिलकर काम करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। मुझे एक चीज़ देखें, अभी एक हफ्ता हम कल भी इस पे बात कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, कौमी असम्बली और सेनेट का कोरोना पर जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं पर खसूसी इजलास हुआ, लेकिन हमने देखा उसमें ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर नॉन परफॉर्मेंस, दूसरे कहते हैं करप्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई मुतफ़िका पॉलिसी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी जो पार्लिमानी निज़ाम है ये कमज़ोर है या ये ठीक चल नहीं रहा या इसको ठीक चलने नहीं दिया जा रहा। इस पे आपका क्या व्यू है जी? मैं नहीं समझता जी पार्लियामेंट्री निजाम कमजोर है। आप देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 5 साल गुजरे, अमेजिंग किस्म की लेजिस्लेशन हुई, अमेजिंग किस्म का काम हुआ। उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, वो 5 साल गुजरे, उसमें भी बड़ा काम हुआ, नया कंपनी ऑर्डिनेंस इशू हुआ, सॉरी कंपनी एक्ट 2017 इशू हुआ, बहुत सारे 44 बिल्स तो मुझे याद है एज चेयरमैन फाइनेंस कमेटी हमने पास किए डिफरेंट बॉडीज के लिए विच फॉल अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जी यहाँ क्यों फेल होगा, सारी दुनिया में चल रहा है, सारे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहा है। तो पाकिस्तान कोई ऐसा कोई यूनिक मुल्क है जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चल सकता? तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल चल सकता है और 10 साल चला है और मैं समझता हूं आगे भी चलेगा। अब जो गवर्नमेंट आती है, देखिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सिस्टम को चलाना आना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो पिछलों ने सिस्टम चलाया है उससे हम बेहतर चलाएं। तो ये ओनस अगेन एंड अगेन पार्लियामेंट का जो है, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो चाहे वो फेडरल पार्लियामेंट हो, ओनस लाइज ऑन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और उनको चलाएं। ठीक, अच्छा, मैं थोड़ा सा कोरोना पे ही रहना चाहूँगा। कोरोना बहरान से मतलब हम निमटने के लिए वफाक ने भी काम किया, कर रहा है, सूबाई हुकूमतें भी कर रही हैं, लीड हमने देखा था सिंध कर रही थी एंड ऑल दैट, लेकिन इस सारी कारकर्दगी में फिर इनकी आपस में ये लोग एक पेज पर नहीं आए। अपेरेंटली जो हमें लगता है मीडिया के ऊपर कि ये लोग एक पेज पर नहीं है, मुझे नहीं पता कि आगे एनसीसी और एनसीओसी में क्या हो रहा होता है, क्या ये जिद है, सियासत है, ये क्या है फिर जो पब्लिक के लिए या पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये सब कुछ हो रहा है? सर मैं तो समझता हूं कि लास्ट जो 1-2 मीटिंग्स हुई हैं एनसीसी की और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स भी थे, हाँ और असद उमर साहब वो मीटिंग कर रहे थे, मैं तो ये फील कर रहा हूं कि देयर इज अ कंसेंसस और नाउ दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर। वो देखिए, एक और चीज जो लोग समझ नहीं रहे कि हर प्रोविंस की, हर सिटी की डायनेमिक्स अलग है। जो चीज आप इस्लामाबाद में करने जाएंगे वो आप कराची में नहीं कर सकते, और जो चीज आप कराची में कर रहे हैं वो आप इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको गलत माने में ना लिया जाए कि जी एक प्रोविंस ये चीज कर रहा है, एक प्रोविंस ये नहीं कर रहा है, एक प्रोविंस कुछ और कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है। तो जो भी जिस सिटी की, जिस प्रोविंस की रिक्वायरमेंट है और जो उसकी जरूरत है उसने वही करना है। तो इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर सिंध में पहले वायरस आया, कराची में पहले वायरस के केसेस आए, तो अगर उन्होंने लॉकडाउन पहले किया तो इसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूं उन्होंने सही स्टेप लिया। पंजाब ने अगर नहीं लिया तो उन्होंने डिले कर दिया लेने में, तो उनको पहले ले लेना चाहिए था, लाहौर के लिए या अदर मेजर सिटीज के लिए। और सिमिलरली फेडरल गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए थे। तो ये कोई, देखिए इसमें कोई मेरी नजर में ब्लेम गेम नहीं है। इसमें जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जो प्रोविंसेस फील करते हैं, उनको रियलिटी पता है, उनको पता है हमारे पास कितने केसेस हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्या पोजीशन है, कितने टेस्ट हो रहे हैं। तो उनको अपनी रियलिटी, अपनी ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता है देन
दूसरे प्रोविंसेस को उनके बारे में पता हो या फेडरल गवर्नमेंट को उनके बारे में पता हो। बिल्कुल ठीक तो है। जो डिसीजन ले रहा है वो अपने प्रोविंस के इंटरेस्ट में ले रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट जो एरिया उनके अंडर है वो उधर ले रहे हैं, और प्रोविंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा एहतसाब की बात कर लें। आपके ख्याल में एहतसाब का जो अमल है क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये नाकाम है, और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो नैब है वो सियासी री इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसका इल्ज़ाम पहले भी अपोजिशन लगाती रही, अब भी लगा रही है, और ये बड़ा एक आप ये कहें सरफेस है चीज़ कि जी नैब को पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, जब आप एहतसाब करेंगे, कहीं भी एहतसाब किसी चीज का भी करेंगे, इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड एंड इट हैज टू हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। मेरे लिए, आपके लिए वही स्टैंडर्ड होना चाहिए, और अगर लोग देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, तो ऑटोमेटिकली वो एहतसाब को उस पे क्वेश्चंस उठेंगे, उस पे उंगलियां उठाई जाएंगी। तो ये सोच समझ के जो भी इदारा करे, जो भी गवर्नमेंट करे, वो अक्रॉस द बोर्ड करे, और अक्रॉस द बोर्ड करेंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई इदारे के बारे में बात नहीं करेंगे। मगर जब आप एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे एक आदमी को दूसरे से, तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे जी ये तो वन साइडेड एहतसाब है। बिल्कुल ठीक। तो यही मसला है एहतसाब के साथ। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मुझे बताएं क्या वजह है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली की ज़रूरत महसूस की जा रही है, और क्या वाकई एक ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि जी वफाक जो है वो जो सूबों के हकूक़ हैं, जो उनकी बेसिक्स राइट्स हैं, उनमें कमी करना चाह रहे हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? सर देखिए, 18वीं तरमीम में 19वीं आ चुकी है, 20 आ चुकी है, कई तरमीमें आगे आ चुकी हैं। ये कोई ऐसी बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट तरमीम लाना चाहती है तो वो तरमीम शेयर करे, ऑपोजिशन से डिस्कस करे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट के वो कोई मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आ गया है जो कि जिसको विद टाइम एवरीथिंग हैज टू इवॉल्व। तो अगर गवर्नमेंट समझती है कि 18वीं तरमीम में कोई फर्दर तरमीम हमें करनी है, जैसे हमने 19वीं तरमीम की, 20वीं की, तो अगर आपको कोई जरूरत है तो आप लेके आए, कोई हमें आके एक्सप्लेन करें कि जी गवर्नमेंट को आके ऑपोजिशन को एक्सप्लेन करें कि जी ये हम चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं, लाइक एनी अदर तरमीम, लाइक एनी अदर बिल। 18वीं भी एक अनदर बिल है और अमेंडमेंट है, तो वो आप आके डिस्कस करें। इसको एक हवा बनाने की क्या जरूरत है, मेरी नहीं समझ में आता। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हालिया में कौमी मालियाती जो कमीशन है उसकी तश्कील पर सिंध की बड़ी रिजर्वेशंस आ रही हैं, क्या ख्याल है आपका, क्यों इतनी रिजर्वेशंस आ रही हैं जी? किसके ऊपर, मैं समझा नहीं। कौमी मालियाती कमीशन पर जी। ये आप एनएफसी की बात? जी जी जी, एनएफसी, जी जी जी। तो एनएफसी तो कोई रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, अभी तो नया एनएफसी होने जा रहा है। तो एनएफसी के जो मेंबर्स हैं वो नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं प्रोविंसेस में। उनकी जो कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि शेख साहब जो भी एडवाइजर है उनका मिनिस्टर होना जरूरी है, वो इसको हेड नहीं कर सकते, बीइंग एन एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है जी, ठीक है। तो उसका मसला है, उस पे वो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। अगर आप लेटर देखें चीफ मिनिस्टर का सिंध का जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने यही कंसर्न शो किया है कि जी उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो उसको प्रिजाइड करें और उस पे डिसीजन लें। A person has to be a federal minister for finance if he has to lead this. Otherwise, the prime minister should lead it. That's the viewpoint जी। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, सेनेट की थोड़ी सी बात करें। ऑपोजिशन, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर तो हम बहुत धूम धड़का होते देखते रहते हैं, सेनेट के अंदर आप ऑपोजिशन का जो तर्ज अमल है इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये जो रवैया है ये कौमी असम्बली से मुख्तलिफ किस तरह है, जिस तरह का मतलब हम काफ़ी पैशन, मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखते हैं सेनेट के अंदर एज कंपेयर टू द पार्लियामेंट जी? जी, हमेशा ये रहा है ट्रेडिशनली। देखें, सेनेट में टेक्नोक्रेट्स होते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग होते हैं, एंड व्हाई एवरीवेयर इन एवरी कंट्री
this mix is there is to look at things and have capable people, lawyers, different constitutional lawyers, different kind of lawyers are there, doctors are there, business people are there. So basically ये mix इसलिए create किया जाता है सेनेट में कि वो legislation को भी properly देखें और वो issues जो मुल्क में हैं जिनको रेज करना चाहिए, जिनको रिजॉल्व करना चाहिए, वो अपने सेक्टर वाइज उस चीज को एड्रेस कर सके। इसलिए सेनेट में और नेशनल असेंबली में आपको ये डिफरेंस नजर आता है और इसका बनाने का मकसद भी यही है। तो आई फील कि सेनेट में दे आर मोर फोकस्ड। कभी कभी सेनेट में भी इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, बट जनरली सेनेट इज मोर फोकस्ड ऑन लेजिस्लेशन, सेनेट इज मोर focused on bringing private member legislation, and Senate is more focused on sectors of the society. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, चेयरमैन सेनेट के अभी हमने देखा था कुछ अर्सा पहले इंतखाबात हुए, पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत को आप कैसे देख रहे हैं और उसका मुस्तकबिल जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, आपको लगता है टेन्योर पूरा हो जाएगा, थिंग्स विल बी इन अ बेटर शेप? जो अभी एक टसल चल रही है बिटवीन द प्रोविंसेस, बिटवीन द ऑपोजिशन, एज अ पॉलिटिशियन हाउ डू यू एनालाइज दैट जी? देखिए जी, वो मैं कहता हूं, देखिए जो भी सिस्टम चले, इट हैज टू बी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज टू बी थ्रू द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट का आना जाना, लोगों का चेंज होना, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और अगर इस पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू जो चीज हो तो मैं नहीं समझता कि उसको गलत समझ जाता है और उसको कोई ये समझता है कि कोई इंट्रीग हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट्स का जाना हो, चाहे गवर्नमेंट्स का आना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का आना हो, इट हैज टू फॉलो द करेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर कोई इंटरवेंशन होगा तो ऑब्वियसली दुनिया भी उसको क्रिटिसाइज करेगी और लोग भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो एज फार एज थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस जो कुछ होता है, नोबडी विल कंडेम इट, नोबडी विल से कि जी गलत हुआ है या सही हुआ है। इट वेंट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस which is allowed in the constitution, which is allowed in the parliament. Salim Mandliawala साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बिजनेस कम्युनिटी कैसे काम कर रही है, बिजनेस कैसे सोच रहा है, पोस्ट लॉकडाउन क्या सिचुएशन बनने को जा रही है, और मेरे साथ होंगे प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, कल से बरोज़ मंडे हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन को रिमूव किया जा रहा है, और अभी जब पार्शली स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई थी, हमने देखा था कि दुकानें और ये चीज़ें जब ओपन हुई तो लोगों का जम्मे गफ़ीर था जिन्होंने मेरे ख्याल में दुकानों पर हमले कर दिए थे। मैं कल भी बात कर रहा था कि इस तरह लोग खड़े थे जैसे इसके बाद शायद उनको ईद की शॉपिंग का मौका भी नहीं मिलेगा और ना शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं अपनी इस सेगमेंट के अंदर, और मुझे ज्वाइन किया है इरफान इकबाल शेख साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये दुकानों की जी अब क्या सिचुएशन हो रही है? बिकॉज लोग जिस तरह हमलावर हो रहे हैं दुकानों के ऊपर, तो वो जो SOPs जो आप लोगों ने, और मुझे पता है इसके अंदर आपकी बहुत काविश है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, ये फिर किस तरह गोइंग फॉरवर्ड, अगर SOPs एडहेयर ही नहीं होंगी तो चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि 51 डेज़ आपने लॉकडाउन रखा। 51 डेज़ के बाद जब आपने लोगों को यहाँ से निकाला, तो यहाँ तो हमारे लोग ऐसे हैं कि कोई एक नया प्लाजा खुल जाए तो उसके ऊपर पूरा एक हफ्ता हमला करते रहते हैं। ठीक, तो लोगों का है। तो 51 डेज़ के लॉकडाउन के बाद फिर आपने हफ्ते में 4 दिन के लिए खोला और फिर 3 दिन आपने बंद कर दिया, फिर आपने 50% तो वो कम कर दिया। ठीक है। फिर आपने टाइमिंग सुबह 5 से 5 कर दी। सुबह 5 से लेके तो कोई नहीं आता, 9 बजे के बाद मार्केट खुलती है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में सारे हमारे मुसलमान हैं, पूरे रोज़े रखते हैं। साढ़े 12-1 बजे से पहले उठता कोई नहीं है। 1 बजे के बाद वो मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट में जाके हल्ला बोलते हैं 2 से लेके 5 तक, बिल्कुल 3 घंटे। तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरी तो आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले गवर्नमेंट से इल्तिजा है, खुदा के लिए इसको 24/7
इसको खोल दें, 24 घंटे खुले, 7 दिन खुले, तो फिर ये रश ख़त्म होगा, लोग अपने ईद से जा सकेंगे। वरना ईद का फंक्शन बहुत बड़ा है, ईद का डे बहुत बड़ा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कल परसों 4 दिन अगला दिन भी यही होगा और ये ईद तक ऐसे ही रहेगा। इसको 7 दिन के लिए खोल दें, 24 घंटे के लिए खोल दें, तो ये आपका रश इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। SOPs पे भी अमल दरामद करा सकें। जब आपके ऊपर बंदे पे बंदा चढ़ देगा, SOPs कैसे चलाएंगे आप? चला ही नहीं सकता, कोई भी दुकानदार नहीं चला सकता। तो ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए 24/7 के लिए इसको अगले एक पूरे वीक के लिए कर दें, ईद के बाद आप फिर जो मर्जी करते हैं। इकबाल भाई, इरफान भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपका सजेशन, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी इसको सुनेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है कि कोशिश पूरी की गई, अभी जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, SOPs क्लियर की गई, क्योंकि अब मैंने जितने भी डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं जी अभी पीक टच होगी अगले 8 से 10 दिनों के अंदर, ये बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सो इस पूरी सिचुएशन में 24/7 आपको नहीं लगता थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होगा हमारे लिए? मैं तो इस चीज़ पे भी इख्तलाफ करता हूँ कि पीक जो है ना 7, 8, 10 दिनों में होगी। पीक तो उस वक्त होती है जब आप अपने टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, और टेस्टिंग उस स्पीड से करें जैसे अमेरिका ने की, जैसे अपना यूरोप में हुई, उन्होंने बड़ी स्पीड के साथ टेस्टिंग की और उसके बाद लोग निकलते हैं और वो हो गया, पता लग गया। जिस तरह से आप टेस्टिंग कर रहे हैं, 5-7 हज़ार 10 हज़ार बंदों से आप टेस्टिंग करके आप समझ लें कि 1 हफ्ते में आप आगे ख़त्म कर लेंगे, नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, चलो जी हम कहते हैं कोई हम 1-2 करोड़ तो करेंगे ना। शहरों में प्रॉब्लम है, आपको पता है, लाहौर में है, कराची में है, और बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम है, और बाकी जो छोटे देहात में तो मसला ही नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है पीक अभी भी, अगर हम जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, पीक हमारी जाके आएगी जुलाई के महीने में, और उसके बाद हम इतना लंबा सफ़र कर चुके होंगे कि हम कारोबार भी बंद कर चुके होंगे, तो हम बिल्कुल इकोनॉमी को उस नहज पे ले जाएंगे कि हमारा दोबारा रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें हर सूरत इसको खोलना भी है और इसके साथ साथ चलना है, क्योंकि सारी दुनिया में एक WHO भी कहता है कि इसने 1.5 साल नहीं, इसने उससे ज़्यादा चलना है। प्राइम मिनिस्टर ने तो भाई हमें इसके साथ एग्री ऑन दैट, वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, SOP, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, SOP लोग समझ, मुझे ऐसे लगता है कि SOP एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह जो लोगों का एटीट्यूड है, इसको कैसे फिर एड्रेस करेंगे? देखिए, SOPs जो है ना, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SOPs पे अमल दरामद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपके पास खवे पे खवा चल रहा हो, लोग पे लोग चढ़ रहे हो, तो आप SOPs नहीं पूरी तरह से फॉलो कर सकते। SOPs में है क्या? आपने मास्क पहना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करवाना है, आपने डिस्टेंसिंग करनी है, आपने गले नहीं मिलना, आपने मुसाफा नहीं करना। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप जब जाके देखें ना, अंदरून शहर में देखें या दूसरी मार्केटों में जब जाके देखें, तो एक के साथ बंदा इतने करीब टच कर रहा है, जगह गुजरने की नहीं है, तो क्या करेंगे? इसलिए टाइमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। हमारा फ़र्क है, हमारा और बाकी मुल्कों का फ़र्क है। हमें टाइमिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि लोग इजीली जा सकें, और टाइमिंग के वो 3-4 घंटे का जो एक रश पड़ता है, वो 3-4 घंटे का रश ना पड़े और लोग आसानी से बाद में भी जा सकें। मुझे 2 चीज़ें और बताइएगा। एक, ये जो 50% अब ले ऑफ हुए हैं और लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जी? ये हमारी तकरीबन को 5 बिलियन की रेमिटेंस जो है ना वो कम हो जाएगी। 5 बिलियन डॉलर की। ठीक है। अब उसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, कंपेरिजन देता हूँ कि हमारा सऊदी अरब से आता था, हमारी रेमिटेंस आती है 5 बिलियन डॉलर की, हमारी UAE से आती है 4.3 बिलियन डॉलर की, हमारी UK से आती है 3.4 बिलियन डॉलर की, हमारी USA से आती है 3.3 बिलियन डॉलर की, और GCC जो मुल्क है हमारे, उनसे 2.1 बिलियन से आती है। तो ये वहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे गल्फ़ में या सऊदी अरब में, UAE में तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ को ले ऑफ कर रहे हैं, और ये जब आ जाएंगे वापस तो सारी आपकी रेमिटेंस भी कम हो जाएगी। तो 5 बिलियन का तखमीना है हमारा कि 5 बिलियन आपको नुकसान होगा इस साल। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ ही मुझे बताइएगा कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इसका अब क्या इफ़ेक्ट आने जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंटली अब आफ्टर कोरोना, अब पोस्ट कोरोना, हम लोग किस तरह चीज़ों को मैनेज करेंगे, स्पेसिफिकली बिजनेस सेक्टर जो है? पहली बात तो यह है कि एक चीज़ समझ लेनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी, कि हमें कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ मरना, कोरोना के साथ बिजनेस, कोरोना के साथ चलना हमने। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़, अपना तरीक़ाकार, हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, जो सबसे बड़ा मसला जो आना है ना कोरोना, आफ्टर कोरोना जो आना है, वो ये आना है कि कैश फ्लो, आपके पास पैसे कैश नहीं होने।
आपका हाँ, बिजनेस exactly. चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए वो नहीं होने। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से बार बार कह रहे हैं कि आपने मेहरबानी कर दी, 13.25% से आप इसको लेके आ गए हैं, 8% तक लेके आ गए हैं, बट हमारी डिमांड ये है कि इसको 5% तक लेके आए। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, जब आप इस रीजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपका मलेशिया 2.5% पे है, आपका चाइना 4.35% पे है, आपका इंडिया 4.4% पे है, आपका बांग्लादेश 5% पे है, आपका श्रीलंका 6.5% पे है। तो हम उन सबसे ज़्यादा है, तो हमें कम अज़ कम जो श्रीलंका जो सबसे है वो 6.5 पे, तो हमें तो उसको नीचे लाना चाहिए। हम तो कहते हैं 5% पर लाएं ताकि हम पूरा उसको कम्पीट कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, हमारे एक्सपेंस कम हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम इस चीज़ को अपना देखें। अभी हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुए, उसके बाद रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर एंड द इकोनॉमिक टीम दे आर शोइंग एड्रेसिंग कि जी ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो स्टेप्स हुकूमत ले रही है, जो स्टेप्स फेडरल गवर्नमेंट और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही है, यू बीइंग द प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आर यू सेटिस्फाइड? जो लोग हैं क्या आर दे सेटिस्फाइड? हुकूमत ठीक रास्ते पर चल रही है या आपको लगता है कि नहीं, इसमें बिल्कुल ऑल टुगेदर एक 180 डिग्री चेंज है इसमें? नहीं, मैं सच्ची बात है कि बिला उसके कि मेरा किसी पार्टी के साथ बिल्कुल, आई नो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स भी लेके आए हैं, 4 to 5% उस पर अपना लोन पे भी लोन के लिए भी उन्होंने रेट किया है। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे सारे काम कर रही है। गवर्नमेंट हमारी वीक से मुराद है कि उनके पास मैशियत इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे भी मैशियत भी कमज़ोर है, ऊपर से कोरोना आ गया। तो हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट को डाल के हम बैठ जाएं और हम कहें कि जी हमने कुछ नहीं करना। ये सब हम लोगों ने, पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है, साथ चलना है, तब जाके इस मुल्क के हालात बेहतर होने हैं। ये कोरोना बिल्कुल इस तरह से है कि एक तरफ अपना वो पुरानी मिसाल है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कुआं को आप अपना ताबीर कर ले उसके साथ कोरोना के साथ, और खाई को आप कर लें मैशियत के साथ। तो आप अगर सिर्फ कोरोना करते रहेंगे तो आप कुएं से बच जाएंगे, लेकिन आप खाई में गिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर आप खाई में गिरेंगे तो आप खाई से फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपके मैशियत को रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो कल अनाउंस करना है इसका कि ये शॉपिंग मॉल खोलेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट खोलेगा, ये बेहतरीन कदम किया। और उसके अंदर अभी इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं उसके अंदर 20% लेस भी कर रही है, 20% लेस भी कर रहे। गवर्नमेंट अपने तौर पे हकीकतन सब कुछ कर रही है। अब हम लोगों ने अपना शेयर, अपनी कंट्रीब्यूशन हमने करनी है। अब मैं अपने तमाम चैम्बर से, अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, अपने लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए आए, मिल्क बैठ के जो चीज़ की आपको कंप्लेंट है आए, बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अब बात सुन भी रही है और बात पे हम जो भी कह रहे हैं अमल भी कर रहे हैं। देखिए 13.25 से 8% पे गवर्नमेंट ले आई है, उसका शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमने और नीचे जाना है। अभी हमारी डिमांड इससे ज़्यादा की है कि हमें 5% तक जाना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे भी। और जब इकोनॉमी का जो स्केल आपका है, आप देखिए ना, आपकी रिपोर्ट आई है उसकी IMF की, उनके मुताबिक कि जून एंड तक आप -1.5 आपका GDP होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर चीजें, गरीब मुल्क कैसे चलेगा? हमारे पास अमेरिका की तरह 2 ट्रिलियन तो नहीं है, नहीं। क्या 2.3 ट्रिलियन के एक और एक्स्ट्रा तो नहीं बच्चा हमने सपोर्ट के लिए रखा हुआ? हमारे पास तो नहीं है। तो हमने तो भाई इन्हीं हालात में, इन्हीं चीज़ों में इसी तरह से सर्वाइव करना है। तो हमने साथ शामिल होना है। इरफान इकबाल शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम वापस आते हैं तो SME की एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं जो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया और उसके बाद उसका कैसे तमाशा बना रहे हैं बाकी के बैंक्स। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, SME जो होती है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बैकबोन होती है और मुल्क चलते हैं उससे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनका बड़ा एक इनिशिएटिव कि जी हमने SME है इसको सपोर्ट करना है, इनके लिए काम करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली इन्होंने डायरेक्शन दी, इस सर्कुलर इशू किया जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर देख भी रहे हैं। इसका क्लॉज 1.7 के ऊपर इस वक्त डिस्कशन हो रही है और उन्होंने कहा कि जी विदाउट टैंजिबल कोलैटरल जो बैंक्स हैं वो लोगों को लोन्स दें। बिल्कुल अच्छा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप, लेकिन
उसके साथ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ की। उन्होंने कहा कि जी बैंक, एक क्लॉज डाल दिया कि जी बैंक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। सो इसका मतलब ये था कि आप करें भी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो बैंक चाहेगा, whatever bank will want, bank will do that. Bank will ask the SME individuals and companies कि जी ये करें। सो वो जो कॉन्सेप्ट है कि जी कोलैटरल के बगैर आप करें, काम करें, जो स्टेट बैंक का एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन है, वो अभी तक अपेरेंटली धरे का धरा नजर आ रहा है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली। इस पर ज़रा मैंने कहा एक थोड़ी सी बात करते हैं, और मुझे ज्वाइन किया है नदीम इनामुल हक ने। आप कंट्री मैनेजर हैं बर्टलेट्स के। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। नदीम भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ एसएमई इन दिस कोविड पैंडेमिक सिनेरियो के अंदर जी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली सिचुएशन ये है कि अपेरेंटली आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो है इस वक्त बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पा रही है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्रीज़ जो कि रिलाई करती है ऑन अ डे टू डे बिजनेस बेसिस, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और जाहिर सी बात है, इनको बाहर निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हमने एक तो बताइएगा, आप ऑब्वियसली बैंक कर रही होंगे, ये जो अभी इन्होंने कहा है कि जी 5 मिलियन लिमिट तक, ये तो एक इंडिविजुअल, मैं खुद काफ़ी एक ज़िंदगी का एक बड़ा बाब मैंने गुजारा है बैंकिंग में, ये तो 5 मिलियन की लिमिट तो इंडिविजुअल्स को मिल जाती है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड अगर इसको एक्यूमुलेट करें। सो एसएमई के लिए 5 मिलियन इट्स पीनट्स। तो आपको लगता है ये एक पॉलिसी डुएबल है फॉर एसएमई रिलेटेड बिजनेसेस? देखिए, एसएमई जो है वो तकरीबन 40% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, और दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, एंड 5 मिलियन वुड बी सफिशिएंट फॉर लॉट्स ऑफ एसएमई जो कि छोटे बिजनेसेस हैं। लेकिन वो कंपनीज जो 200-500 मिलियन बना रही है टर्नओवर सालाना, उनके लिए ये बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है। सो जो 5 मिलियन की जो अप्रूवल दी है स्टेट बैंक ने, वो पेरोल फंडिंग है। सो कुछ कंपनी के लिए शायद काफ़ी हो 3 महीने के पेरोल के लिए, कुछ कंपनी के लिए शायद आधा भी पूरा ना हो एसएमई के अंदर। सो इट डिपेंड्स, बट पेरोल के अलावा उनको और भी फंड्स चाहिए होंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू एस्टैब्लिश बैक आवर पोजीशन, you know, keep up with the situation, pay renters, stuff like that. So obviously there are more funds needed, and 5 million is actually peanuts for lots of companies. Exactly. अच्छा, ये जो दिया जा रहा है फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, और ताकि जो आपका स्टाफ है उसको ले ऑफ ना किया जाए, अभी जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे हैं 40% पाकिस्तान का जीडीपी है, सो इससे अ लॉट ऑफ पीपल विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द एसएमई बिजनेस। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? विल इट बी सेटिस्फाइंग दैट? क्या ये उस पूरे जो विंडो है उसको कवर कर सकेगी या नहीं कर सकेगी जी? नहीं जी, बिल्कुल कवर नहीं कर सकेगी ये अमाउंट, और थोड़ा बहुत शायद कंट्रीब्यूट कर दे। लेकिन इसमें एक और भी कैच है, वो एसएमईज जो इसको कोई कोलैटरल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बैंक्स आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट प्लेइंग इक्वल पार्ट एट स्टेट बैंक कि भाई हम ये लोन जो है आपको कोलैटरल फ्री दे दें। सो दे आर एक्चुअली नॉट एंटरटेनिंग द एप्लीकेशंस अनलेस यू हैव सम कोलैटरल व्हिच इज लैंड प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं इन प्रोवाइडिंग क्लीन लेंडिंग टू द कंपनीज, ये क्यों नहीं लेटर इन स्पिरिट के अंदर फॉलो हो रही? क्यों? ऑब्वियसली उन्होंने अंदर जो क्लॉज डाल दिया हुआ है, दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस, बट ओवरऑल हम देखते हैं स्टेट बैंक की जो भी एडवाइस आती है उसको उस तरह कंप्लाई नहीं किया जा रहा जी। जी हाँ, कंप्लाई प्रॉब्लम इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक्स है, वो इस पर कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑन इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंप्लाइंग विद इट। हालांकि जैसे आपने बताया कि 5 मिलियन इज अ इंडिविजुअल लिमिट एसबीपी की तरफ से, सो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड वो कंपनी जिनकी कैश फ्लो सही थी बिफोर प्रायर टू कोविड-19, और वो कंपनी जो एक परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 3-5 साल से, दे कैन सी के द ट्रेंड, there are companies who've been there for decades, so they can see कि भाई ये business जब वापस situation होगी तो they will come back, and it's not a huge amount to pay back.
लेकिन नदीम भाई अगर ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें अगर बैंक हिस्ट्री देख रहा है, उसकी कैपेसिटी देख रहा है, स्टेटमेंट देख रहा है और ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं, ऑन टॉप ऑफ इट अगेन इफ अ कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल गलत ट्रेंड है और गलत रास्ते पर जा रही हैं फिर चीज़ों को लेकर? नहीं, ये ट्रेंड तो नहीं है, बट इट्स अ पुअर मैनेजमेंट. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड encourage the banks to take this risk and इसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा और कंपनीज को आपको रिवाइव करना पड़ेगा. बहुत सारी कंपनी शायद अगर हम जून में भी नहीं, लाइक इफ द लॉकडाउन कैरीज ऑन या सिचुएशन बेहतर नहीं होती है, तो बहुत सारी कंपनी जो है वो प्रॉब्ली बंद हो जाएंगी अगले महीने 2 महीने. मेरा यही सवाल था कि अगर इस वक्त प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनकी ये सिचुएशन है, तो जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, ये इन सारों के लिए तो बहुत ही मुश्किल आइंदा आने वाले दिन हो जाएंगे मजीद. जी हाँ, इट्स अ वेरी टफ टाइम. 2020 is going to be probably the toughest time anybody would ever experience in any economy. So yes, it is tough time, but I think गवर्नमेंट का काम यही है ना कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालते हैं SMEs को, बड़ी कंपनीज को. इसका ज़्यादा फ़ायदा जो स्कीम आई है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा बड़ी कंपनीज को ये हो रहा है कि वो जो पुराने लोन उनके जो हाई इंटरेस्ट रेट पे थे वो उसको लेस इंटरेस्ट रेट पे कन्वर्ट हो जा रहा है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी जिनको भी कैश फ्लो चाहिए और उनके पास कोलैटरल्स नहीं है या उनके पास लाइंस नहीं है पहले के, तो वो कहाँ से पैसे लेंगे. लेकिन मैं अगर थोड़ा सा नदीम भाई बताऊं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो तो ऑलरेडी दे आर मिंटिंग मनी. एक्चुअली में जो आपने रिलीफ देना है वो तो आपने उस तबके को देना है जो मुश्किल में है, जो ऑलरेडी बहुत बेहतर सिचुएशन के अंदर हैं, उनको तो आपने रिलीफ उस तरह का नहीं देना. ये तो फिर ऑल टुगेदर जो इसका सेंस है पूरी जो इस प्रोसेस का, वो तो फिर सर्व नहीं हो रहा कहीं पर. या वो सर्व नहीं हो रहा, और आपके इलेक्ट्रिक बिल्स भी अपनी जगह खड़े हुए हैं, रेंटल्स खड़े हुए हैं, स्टाफ की सैलरी ऑफ कोर्स है. सो यस, इट इज़ अ टफ टाइम. बिल्कुल. एंड प्रॉब्ली इंडिविजुअल लाइक अस कैन नॉट कम अप विद सॉल्यूशंस. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नदीम इनामुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच जी. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. व्यूअर्स, एट द एंड प्रोग्राम हमने पॉलिटिकल डिस्कशन की, हमने मार्केट की बात की, हमने जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो लोगों को रिलीफ देने के लिए स्टेट बैंक स्टेप्स उठा रहा है, इन सब के ऊपर बात की. हम हाईलाइट करते रहेंगे इन सारी चीज़ों को, ताकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रजिस्टर्ड हों और इन पर अच्छे स्टेप्स लिए जा सकें, एटलीस्ट जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और उस 22 करोड़ अवाम को एट ईज़ कर सकें, उनको रिलीफ दे सकें, जिसका वादा हुकूमतें वक्त करती रही हैं और कर रही हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.